कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग सर। जिंदगी में एक साल बड़ा होके कैसा लग रहा है? हर 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 साल इंसान दो बार बड़ा होता है। एक बार जब वो बर्थडे के दिन होता है और एक बार जब वो एक नए स्टैंडर्ड में दाखिल होता है। सो नाउ यू पीपल हैव स्टेप्ड इनटू 11th साइंस एंड कल आपका उसका शुरुआत हो चुका था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट नेम्ड फिजिक्स एंड आई होप सबके पास डिजिटल कॉपीज हाजिर हो चुके हैं, सबके पास डिजिटल कॉपीज मिल चुके हैं। And this is the whole curriculum of your 11th science. This is something which we are gonna take care of. And if you see, बहुत ही ज्यादा क्लियरली उसमें देखो ना, बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिए हुए कि टोटल 14 चैप्टर्स हैं। The total 14 chapters starting from units and measurement till semiconductors. ये 14 चैप्टर आपके FYJC, that is first year junior college के सिलेबस है। Likewise, you have another 16 set of 16 chapters in your 12th standard, and that would be for SYJC, that is for second year junior college. Okay, चलिए, तो ये सिलेबस है। इसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा आज का हाईलाइट रहेगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन बोलो, यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट बोलो, ये सब एक ही चीज के बहुत सारे अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। बट शुरू करने के पहले लेट मी टेल यू, वी हैव कंप्लीटेड ब्रिज कोर्स, वी हैव कंप्लीटेड द प्रिपरेटरी कोर्स, देन वी कंप्लीटेड CET प्रिपरेशन। नाउ दिस थिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस गाइस। दैट पार्ट ऑफ सेशन इट वाज नोन टू यू। आप जानते थे कि वो लेक्चर में क्या होने वाला है, बिकॉज आपने एक साल उसके ऊपर पढ़ाई किया था। दिस पार्ट इज टोटली न्यू टू यू। इसका हर एक चीज बहुत ही ज्यादा नया रहने वाला है आपके लिए, एंड ये इतना ज्यादा नया है कि आपको इसमें बहुत सारे नई नई चीजें सीखने मिलने वाली है, टर्म्स नए नए सीखने मिलने वाले हैं। तो मेकिंग अ प्रॉपर नोट्स इज रियली इंपॉर्टेंट, ट्रेजरिंग इट प्रॉपरली इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। तो आप सब लोग एक अच्छा सा मोटा सा बुक बनाइएगा फिजिक्स का, ठीक है। एंड इतना याद रखो, अपने क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज बुक्स बनाने से बेटर टीचर वाइज बुक्स बनाना, ठीक है। जैसे कि कल देवेंद्र सर का था तो देवेंद्र सर का एक बुक, आज मेरा है तो मेरा एक बुक, परसों जिस टीचर करेगा उनका एक बुक। तो टीचर के हिसाब से बुक बनाना ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको वो टीचर का प्रॉपरली फ्लो में लिखने को मेंटेन हो, प्लस वो टेस्ट वगैरह के लिए भी आपको लॉन्ग रन में काम आए, उस चीज का ख्याल रखा जाएगा उसके हिसाब से। तो मेंटेनिंग बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग डाउन नोट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लस जिस तरीके से आप आपके प्रिपरेटरी कोर्स में थे, ठीक है, आपको पता था, तो यू आर लाइक नॉट दैट अटेंटिव, यू आर नॉट दैट इंटरैक्टिव, वो चीज अभी नहीं चलेगा भाई साहब। अब आपको प्रॉपरली कैमरास ऑन रखने पड़ेंगे, आपको प्रॉपरली माइक्स अनम्यूट करके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वही 5-6 लोग बात कर रहे हैं और बाकी के लोग सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इट वुड नॉट बी अलाउड। You're supposed to understand the decorum of the classes. You're supposed to follow the discipline which has been followed from generations to generations. समझा? उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना। Make sense? Clear everyone? Okay. तो इंटरैक्ट करना है, मतलब करना है, जवाब देना है, सवाल पूछना है, डाउट्स वगैरह लेक्चर में ही क्लियर करके आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर हो गया और बच्चा हिचकिचा रहा है। You have got many options. You can directly unmute and speak. You can put your questions in the chat box. But you're supposed to interact. You're not supposed to sit quiet. Clear? तो cameras on रखेंगे सब लोग? चलिए, very good, very nice, very nice. बाकी लोग भी cameras on कर देंगे फटाफट, एकदम तेजी से फटाफट गाइस, फटाफट। जिनका कैमरास बंद रहेगा पहला सवाल उनको ही पूछूंगा मैं हमेशा, इतना याद रखो। ओ नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। मुझे भी तो पता चले भाई हमारे स्टूडेंट्स दिखते कैसे हैं, वरना रोड पे रुके, मैं रोड पे खड़ा रहूंगा, तुमने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल के चले गए और मैं सोचते बैठ रहा हूँ दिन भर कौन था रही है गुड मॉर्निंग वाला, ठीक है। फिर वो गुड मॉर्निंग मेरा गुड होएगा ही नहीं भाई। या नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। तो जब ऐसा रहेगा तो मुझे भी वो क्लासरूम वाला फीलिंग आता है कि चलो बच्चे हैं, पहचान में आ रहे हैं। चलिए, तो आज का चैप्टर गाइस आपके नए बुक में श्री गणेश किया जाए, बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग, जैसे तुम देते हो ना मस्त 2-3 लाइन लेके हेडिंग देते हो हमेशा, हाँ, दे दिया जाए। हेडिंग में लिखा जाए यूनिट्स एंड डायमेंशंस।
और ब्रैकेट में लिख दिया जाए मेजरमेंट्स। अब बच्चा पूछता है कि सर ये टॉपिक फिजिक्स में मेजरमेंट्स ये इतना जरूरी है क्या? तो हाँ भाई बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हारा जिंदगी का ये पहला चैप्टर बन के आया है फिजिक्स का। लेट मी आस्क टू यू कि व्हाट डू यू थिंक, मेजरमेंट बहुत जरूरी है क्या लाइफ में? बिना मेजरमेंट के काम नहीं चलेगा क्या? व्हाट इज योर ओपिनियन, जरूरी है कि जरूरी नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। वेरी गुड। ओके, मंथन कह रहा है कि सर जरूरी है, सर बहुत जरूरी है। बिना मेजरमेंट के सर हम कैसे कपड़े खरीद सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉपिंग मॉल में चले गए और ऐसी आंख बंद करके चले गए, ठीक है, किड सेक्शन में चले गए और तुम्हारे लिए कपड़ा उठा लिए, तुम बोलोगे भाई ये तो कपड़ा मेरे अंदर भी नहीं घुसेगा ना, मैं कपड़े के अंदर। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर साइज सो दैट यू कैन कैटेगराइज योरसेल्फ। सपोज हमने एकदम आलीशान घर बनाया, एकदम जबरदस्त घर बनाया और हमको चाहिए था कि भाई हम, सॉरी गाइस, सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? या, थैंक यू। तो हमने एक बहुत आलीशान घर बनाया गाइस, बहुत मतलब बहुत आलीशान घर बनाया, और उस आलीशान घर को एक दरवाजे की जरूरत है अभी। तो तुम कॉल करोगे, तुम बोलोगे नहीं यार पुणे के स्टाइल के घर ना बहुत जबरदस्त होते हैं, पुणे के जो घर के दरवाजे होते हैं ना बहुत बहुत लाजवाब होते हैं, तो मुझे पुणे का दरवाजा चाहिए। तो तुम कॉल करोगे पुणे में, ठीक है, सपोज तुमने जो बाजीराव मस्तानी का जो शनिवार वाड़ा वाला जो दरवाजा है तुमको वो बहुत पसंद आया, तो तुम फोन करोगे कि मेरे घर पे ना शनिवार वाड़ा वाला दरवाजा चाहिए, लेके आना बेटा, लगा देना लेके आके। तो वो शनिवार वाड़ा भाई साहब वो तो राज किला, गेटिंग इट, अपन बिल्डिंग में 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 7th फ्लोर 20th फ्लोर पे रहने वाले लोग, गेटिंग इट, अपने बिल्डिंग का 6 फ्लोर साइज का दरवाजा है वो लाके अपने घर में लगाएगा तो फिट होएगा क्या? नहीं भाई, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो कारपेंटर को सिर्फ दरवाजा बनाने के लिए बोलना इज इनफ है क्या? नहीं, उसको क्या बोलना पड़ता है अपने को कि भाई ये देख 6 फुट लंबा 3 फुट विड्थ, तो 6x3 का दरवाजा बना के लाना, तब तब जाके उसको समझता है कि हाँ हाँ 6x3 तो बना के लाता है और प्रॉपरली फिट होता है। आज हम सब ने अपने हाथ में एक पेन पकड़ा है, ठीक है, अभी ये जो पेन है, ये पेन का कैप को मैं निकालता हूं तो ये कैप जाके दूसरे पेन में फिट नहीं होएगा, जब तक वो सेम मॉडल का ना हो दूसरे पेन पे फिट नहीं होएगा। और यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफिकली होता है, एक्यूरेटली फिट होता है, टक, ठीक है ना, ऐसा आवाज वगैरह भी आता है एकदम मस्त फिट होने का, ठीक है ना, टिक टुक टाक टुक, एकदम मस्त प्रेस फिट हो जाता है। तो ये सब इतना एक्यूरेट क्यों बन पाता है? तो भाई वो मेजरमेंट्स की वजह से हो पाता है। आज हम ऑनलाइन, अभी जैसे कि लॉकडाउन जब हुआ तो बहुत सारे लोग का तो टेंशन ये हुआ कि भाई शॉपिंग कैसे करेंगे, मतलब दुनिया कोरोना बाधित हो रहा है, वो सब साइड में भाई, वो सब साइड में, हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, सेकेंड वेव आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, ठीक है, कौन सा भी वेव आ रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है, शॉपिंग नहीं रुकना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और बच्चों के हाथ में तभी ऐसे जादुई तरीके से आया मिंत्रा, ठीक है नहीं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपर स्टॉप के वेबसाइट्स, मॉल्स के अलग अलग आउटलेट्स के वेबसाइट, ठीक है नहीं। और आज मतलब द विंटेज ट्रेडिशनल मेथड वाज लाइक, हम जाते थे दुकान में, हम बोलते थे भैया मेरे को शर्ट चाहिए, तो वो खुद तुम्हारे साइज का शर्ट निकाल के तुमको दिखाता था, ठीक है, दे देमसेल्फ यूज्ड टू डू दैट, एंड हम लोग ट्रायल रूम में जाके उसको ट्राई करके बोलते थे यस यस परफेक्ट परफेक्ट फिट हो गया, चलो मम्मी ये ले लेते, ठीक है, ऐसे 2-3 कपड़े बोल के अपन 5-6 लेके आ जाते थे। दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर, बट इन दिस पैंडेमिक बहुत सारे लोग के तो बर्थडे लॉकडाउन में गए, ठीक है नहीं, तो लॉकडाउन में जब बर्थडे गए तो फिर बच्चे को ये नहीं बुरा लग रहा था कि लॉकडाउन में उसका बर्थडे आया, उसको बुरा ये लग रहा था कि लॉकडाउन में मेरा शॉपिंग नहीं हो पाएगा। तो बच्चे ने इंस्टॉल किया मिंत्रा, और मिंत्रा में जैसे वो कपड़ा सिलेक्ट करता था उसके सामने ऐसा कुछ ऑप्शंस आते थे साइज के, ठीक है नहीं, कुछ ऐसा एस, एम, एल, एक्सएल, देखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं भैया, देखा है कि नहीं, ठीक है नहीं, तो तुम सब सेलेक्ट कर देते थे क्या? सबका सब सेलेक्ट करते थे क्या? नहीं ना, नहीं ना, ठीक है नहीं। तुमको पता है कि भाई मेरा ये डायमेंशन है, मेरा ये साइज है, तो मेरे को एम फिट होएगा, मेरे को एस फिट होएगा, मेरे को एल फिट होएगा, तो हम लोग खाली बस वो सेलेक्ट करते थे ऑप्शन, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, और घर पे हमारे
2-3 दिन में वो कपड़ा हाजिर, और पहनने के बाद एकदम परफेक्ट फिटिंग, ठीक है, एकदम परफेक्ट फिट। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाया रे आज? बिकॉज ऑफ मेजरमेंट, समझा? इसीलिए फिजिक्स में मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप देख रहे हो आजकल कोविड वैक्सीन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग ने जा रहे हैं वहां पे सेंटर में, फोटो वीटो खिंचा रहे भाई इंजेक्शन लेते हुए, ठीक है नहीं, आई गॉट वैक्सीनेटेड करके। तो बाकी के जो लोग फोटो देख रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं अरे हमको भी करना है, हमको भी करना है। लेकिन वो जो आई गॉट वैक्सीनेटेड वाला चीज है, उसमें वो जाके मतलब वो पूरा बॉटल भर के लेते अपने बॉडी के अंदर, नहीं ना। वो इंजेक्शन में डॉक्टर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ml वो इंजेक्शन में लोड करती है, एंड देन शी इंजेक्ट्स दैट पर्टिकुलर पार्ट इनटू द बॉडी, ठीक है नहीं। वो पूरा का पूरा इंजेक्शन भर देते क्या, पूरा का पूरा बॉटल भर देते क्या? नहीं भाई, फिर वो इंसान वैक्सीन बन के घूमेगा। गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जितना चाहिए। तो मेजरमेंट होता है भाई, मेजरमेंट। खाने में भी जब तुम सब कुछ एकदम बराबर तरीके से डाल दिए, जब नमक डालने का भारी आता है तो ऐसा पूरा बाल्टी उल्टा कर देते क्या, पूरा पूरा बाटला ही उल्टा कर देते क्या रे? नहीं ना, नहीं भाई बाबा, ऐसा कर दिया तो फिर गया ना फिर। गेटिंग द पॉइंट? तो देयर इज मेजरमेंट फॉर एवरीथिंग, समझ रहे हो? हर चीज में मेजरमेंट है भाई, हर चीज में मेजरमेंट है। आफ्टर जब तुम्हारा बाल का लेंथ एक मेजर क्रॉस करता है, मम्मी बोलती है जा बाल कटा के लाना, ठीक है नहीं? और बाल कटा के आने के बाद मम्मी वापस भेजती है जा वापस कटा के आ, ये तो वो इतना ही है, वो तूने कुछ काट ही नहीं किया है, ठीक है नहीं? इंडियन पेरेंट्स यू सी, उनको कभी भी लगता है कि बच्चे ने बाल काटा है तो काटा ही नहीं, बच्चा बोलता है मैं 2 घंटा टाइम पास करके आया हूँ, मतलब ठीक है, मतलब बाल काटा नहीं, मतलब मुझे पता है कितने गिरे थे उसके आजू बाजू में, मुझे पता है 2 बार झाड़ू मारा उसने मेरे सामने, तो बोल रही बाल नहीं काटा, बाल नहीं काटा। बट दे हैव स्पेसिफिक मेजरमेंट, ठीक है? उनको चाहिए कि बच्चा मिलिट्री में जाए मेरा, मिलिट्री में भेजना नहीं है लेकिन मिलिट्री कट रखना है उनको, गेटिंग इट? तो एवरीथिंग हैज गॉट मेजरमेंट, एंड दुनिया उसके हिसाब से चलती है। फिजिक्स में भी इसीलिए मेजरमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत ज्यादा। तो ये जो चीज देख रहे हो ना आप गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट में, तो सबसे पहला जो चीज है कि इस दुनिया में क्या हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं आज के जमाने में 2021 में? कैन वी मेजर एवरीथिंग? क्या बोलते हो guys? No. जवाब यस और नो? Yes. No. No. कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं भाई। why no? why is Ayushi saying no? The reason क्या है? What makes you think that we cannot measure everything? बोलो ना, बोलो, ऐसा क्या चीज है जो हम मेजर नहीं कर सकते? यस निवेश? Sir, we can't find the length of the universe. We can't find the length of the universe. outer universe, sorry, outer space. Okay, okay. जिग्नेश क्या बोलना चाहता है? Sir, we cannot find the length between the nucleus and the outermost shell of the atom. किया ना रे, फाइंड तो किया ना अपन ने, लेंथ तो फाइंड किया, यूनिवर्स को भी अपन ने लाइट ईयर्स के टर्म्स में मेजर किया है। So we can't measure We cannot measure what, Manthan? infinity. We cannot measure infinity, but actually infinity is measure of something which is very long. Okay, infinity. So we itself cannot is a also measure the feelings like happiness, sadness. इमोशनल बातें कर रही हो मधुरा। बराबर बराबर, ठीक है नहीं? हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है नहीं? कभी सुना है ऐसा बोलते हुए, ये मेरे को 4 किलो गुस्सा आ रहा है, भाग जा इधर से, ये मेरे को 2 किलो गुस्सा आ रहा है, मेरे सामने मत आ। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है? we cannot measure the angriness, okay? कभी ऐसा नहीं बोलते अरे जैसे तुम अभी तुमको मिलेगा ना 15 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है नहीं? मार्क्स तो भैया बढ़िया मिलने वाले तुम लोगों को एकदम 98, 99, 95, 90 के नीचे कोई दिख जाए तो नसीब की बात है, ठीक है नहीं? तो जब रिजल्ट देखोगे 94, 95, कुछ बच्चे तो ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरे को ना स्कूल में कभी जिंदगी में 70 के ऊपर नहीं आया, मैं बहुत खुश है, एग्जाम कैंसिल हो गया, पहली बार मेरे को 90 के ऊपर आने वाले। घर पे बैठ के जो असाइनमेंट भर भर के कॉपी मार के दिया सर, मार्क्स नहीं काट सकते हो लोग। गेटिंग द पॉइंट? तो भाई
उस टाइम जो उसको रिजल्ट में 93% देख के जो खुशी होने वाले है, ऐसा वो बोलेगा कि अरे मेरे को 15 किलोमीटर खुशी हो रहा है, अरे मेरे को 4 किलोमीटर खुशी हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते. गेटिंग इट? तो इमोशंस आर अनकाउंटेबल. ठीक है, इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड. You cannot count the number of potholes there are in Kalyan. You cannot count the number of windows that exist in this whole universe. So there are many things which we cannot count, but yes, there are too many things which we can count too. तो इस पर्टिकुलर दुनिया में उन तमाम चीजों जिनको हम मेजर कर सकते हैं, so parameters which can be measured are called physical quantity. इस दुनिया में जिस किसी भी चीज को आप मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी करके कहेंगे. क्लियर है ये बात सबको दिमाग में? ठीक है. एंड जो मेजर नहीं हो सकता उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है. तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, all these parameters are measurable quantities. All these parameters come under measurable quantities. Hey, Kenny, you can measure length with the help of a scale. You can measure mass with the help of a weighing machine. You can see velocity in the speedometer. You can measure temperature using thermometer. So you can measure every other thing. So all those quantities which can be measured are called measurable quantities. And those quantities which cannot be measured are called non-measurable quantities. समझ गया सबको? पक्का याद रहेगा ये सब चीज? तो ये बातें इंपॉर्टेंट है. तो चलो आपने बुक में सिस्टमैटिकली सबसे पहले मेजरमेंट चैप्टर का हेडिंग दिया, उसके नीचे सब हेडिंग दो फिजिकल क्वांटिटी, और सब हेडिंग के नीचे ये लिखो a quantity that can be measured is called as physical quantity. फिर एग्जाम्पल करके टैग देना. एग्जाम्पल में लेंथ, मास, वेलोसिटी ऐसे लिख देना. फिर उसके बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आना, एंड उसका भी आप यू कैन राइट डाउन शॉर्ट में, a quantity that cannot be measured is called non-physical quantity. एकदम सिस्टमैटिकली लिखने का, और मेरे को लिखते हुए दिखने चाहिए बच्चे. ठीक है, ये बंचलू वाले लोग थोड़ा बहुत बीच में कुछ आ गया, कोई भाई आ गया बीच में उड़ी मार के, ठीक है, कोई आ रहे जा रहे तो बंद कर सकते कैमरा, लेकिन वो बंद करने के बाद वापस चालू भी करना है तुमको, बंद ही रखना नहीं है. Just let me know if you're done writing, huh? Done, sir. Okay. Done. Done, sir. Done. Okay.
Done, sir. चलिए guys. And also, in the meanwhile, you can use screenshot if you're like left with something. No need to rush. Huh? You can take screenshot and you can complete it accordingly. चलिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं गाइस. गेटिंग इट? आयुषी का कुछ क्वेश्चन है. हाउ बिल्डिंग इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी? कैसे है ना आयुषी, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें अनकाउंटेबल है. जस्ट एज इन यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ हेयर on your head. It's not possible. ठीक है नहीं? You cannot count how many windows are there across the whole globe. You cannot count the number of buildings available across the globe. You cannot count the number of bricks we are using across the globe. That's why it comes under non-physical quantity. Okay. अब ये जो चीज लिखा ना guys, हाँ बोलना. सर अगर हम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं तो बिल्डिंग तो एक छोटी चीज हो गई. बराबर बोला, बहुत बराबर बोला तूने. ठीक है, बट पॉपुलेशन हम लोग काउंट कर पाते हैं क्योंकि वो लिविंग है क्या नहीं? इट्स अ लिविंग पैरामीटर. उससे कुछ मतलब निकल जाता है. इफ यू स्टार्ट काउंटिंग अबाउट बिल्डिंग्स, मीन्स यू आर सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, यू आर सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ कंक्रीट दैट इज यूज्ड, you're supposed to count the number of cement that is being used. So ऐसा वो data calculate करना it becomes very hectic. है क्या नहीं? It really becomes very hectic. तो साइंस में चीजों को मेजर करने के पीछे एक वैलिडेशन भी होना जरूरी है कि वो वैलिड होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए. अभी जैसे कि तू बैठ के सर के बाल गिन रहे तो मतलब नहीं है ना, उसका क्या आउटपुट ही क्या निकल के आएगा? उसमें कुछ भला नहीं होने वाला है. तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खुद मेजर करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो मेजर करके भी कुछ खास हम कर नहीं पाते. मेक सेंस? यस जिग्नेश. सर फिर मुंबई क्यों नॉन मेजरेबल है? वो तो एक ही है ना? नहीं, अरे वो मुंबई वैसा नहीं था. वो दैट वाज रोड्स इन मुंबई, potholes in Mumbai, that was supposed to be meant in that manner. समझे? यस सर. यस. चलिए चीजों को आगे लेके बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सवाल ये है कि हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज, अभी ऑब्वियसली जो नॉन मेजरेबल थिंग्स है वी डोंट स्टडी इन फिजिक्स, वी स्टडी मेजरमेंट चैप्टर है, तो ऑब्वियसली हम मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ेंगे. तो ये जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज करके जो है, they can be classified into two categories. The very first one is fundamental quantity and the other one is derived quantity. Okay. Now, when I say fundamental quantity, what do we really mean by that? Fundamental, ये word सुना तुमने कभी पहले guys? Have you ever came across this word fundamental? Yes. कभी सुना है आपने ये word fundamental? क्या मतलब होता है? Fundamental मतलब क्या होता है? बेसिक. वेरी गुड. बेसिक में आता है. और कोई कुछ बोल सकते हैं? फंडामेंटल और क्या सिग्निफाई कर सकते हैं? हाँ, ऑल द इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग, क्या हुआ, मुंह छुपा रहे हो भैया? स्पेसिफिक. वेरी गुड अक्षय. स्पेसिफिक, नाइस. बेसिक, स्पेसिफिक, Important. नाइस, इंपॉर्टेंट. ये तीनों वर्ड जब हमको एक ही चीज के लिए साथ में यूज करना होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि फंडामेंटल है क्या नहीं? फंडामेंटल मतलब ये बेसिक है, फंडामेंटल मतलब ये स्पेसिफिक है, फंडामेंटल मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है. तो फंडामेंटल एक वर्ड तीन मतलब को समझाता है. तो ऐसे कौन से क्वांटिटीज हैं इस दुनिया में जो फंडामेंटल है? तो उनको डिफाइन करने का एक और नया तरीका है, एक और नया अप्रोच है,
कि physical quantity which does not depend upon any other physical quantity for its own measurement are called fundamental quantities, and physical quantities which depend upon other fundamental quantities for their measurement are called derived quantities. बच्चा बोलता है सर ये डेफिनेशन सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट इससे कुछ खास समझ में नहीं आता है क्या नहीं? हाँ, चलिए जरा इसका मतलब को क्रैक करते हैं. What do we actually mean by it? Let us go through that. तो यहाँ पे a physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement. For example, मुझे लेंथ मेजर करना है. सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोड है रे, ठीक है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक रोड है और मुझे ना गाइस ये रोड का लेंथ मेजर करना है, लेंथ. तो यहाँ पे आप देखेंगे सपोज ऐसा यहाँ पे एक साइकिल है, ठीक है, और बच्चा वो साइकिल चला रहा है. तो ए से लेके बी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो आई कैन लिटरली टेक अ स्केल और आई कैन टेक अ टेप एंड आई कैन लिटरली मेजर एंड मुझे जो फर्स्ट टर्म में मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा लेंथ. ठीक है, तो लेंथ मेजर करने के लिए मुझे सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना पड़ा, मुझे कुछ और किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ा. जब मुझे देखना है कि मुझे ए से लेके बी जाने को कितना टाइम लगता है, पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी जाने को मुझे कितना टाइम लगता है, ये चीज करने के लिए मुझे खाली बस हाथ घुमाना है, घड़ी में देखना है कितना टाइम हो गया. ठीक है, घड़ी में दिख गया मेरे को 4 मिनट लग रहे हैं, तो 4 मिनट में मेरा काम हो गया. करेंगे तो टाइम मैं डायरेक्टली मेजर कर पा रहा हूँ, लेंथ मैं डायरेक्टली मेजर कर पा रहा हूँ, मास मैं डायरेक्टली मेजर कर पा रहा हूँ. तो इस दुनिया में वो तमाम क्वांटिटीज, वो सभी प्रकार की क्वांटिटीज जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज करके कहेंगे. ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज which can be directly measured would be coming under the category of fundamental quantities. फिर बच्चा बोलते सर डिराइव कौन है. अभी फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि तू पॉइंट ए से लेके बी में क्या स्पीड में ट्रैवल करेगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या स्पीड में ट्रैवल करेगा, मींस दे आर आस्किंग यू वेलोसिटी. इस बचपन में वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, Distance upon time. Distance upon time. ठीक है नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम वी कैन से. वेरी ट्रू, है क्या नहीं. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं ऐसे हम लोग. Yes, sir. ठीक है, मतलब वेलोसिटी मेजर करने के लिए तो क्या मेजर करना पड़ेगा, पहले Distance on time. पहले डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, दूसरा क्या मेजर करना पड़ेगा भैया, Time. Time. ये मतलब वेलोसिटी का मेजरमेंट के लिए तुझे डिस्टेंस पे भी डिपेंड करना पड़ता है, टाइम पे भी डिपेंड करना पड़ता है, तो दोनों पे डिपेंड करना पड़ता है. Yes. भैया थोड़ा सिंपल था इसलिए फास्ट बोला, सिंपल था इसलिए फास्ट बोला. बराबर पकड़ पा रहे हो क्या, स्पीड पकड़ पा रहे हो क्या. Yes, sir. या वेरी गुड, मतलब तुम स्मार्ट कैटेगरी में आते हो, मतलब तुम लोग रियली स्मार्ट हो. ओके, तो ऐसा हर एक पैरामीटर जो बहुत सारे अलग पैरामीटर पे डिपेंड करेगा उसके मेजरमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वांट टू मेजर फोर्स, तो फोर्स किस पे से मेजर होएगा भैया, फोर्स होता है मास के लिए और फिर होता है एक्सेलरेशन. मतलब फोर्स के लिए मुझे मास भी ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक्सेलरेशन भी ढूंढना पड़ेगा. मतलब वो ये क्या फोर्स किस में आएगा रे, फिर फंडामेंटल में आएगा क्या फोर्स, Derived. क्लियर. मतलब अभी डेफिनेशन समझ में आ रहा है, अभी डेफिनेशन क्लिक हो पा रहा है दिमाग में. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अभी डेफिनेशन हमारे समझ गए कि भाई उसमें देखो ना क्या लिखा है फंडामेंटल में, कि भाई ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी प्रकार के एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट मेजर होते हैं भाई साहब. एंड नॉन मतलब ऑल दोस quantities in this world which depend on other quantities are called derived quantities. क्लियर. चलो एकदम मस्त पैकी जो तुमने लिखा है, एक लाइन छोड़ने का, एक लाइन छोड़ के ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी और ऐसे डिराइव क्वांटिटी करके एकदम सुंदर सुशील लैंग्वेज में लिख के रखने. Just let me know if you're done with this, huh? You just supposed to write down this slide part. It's okay if you skip it.
Done, sir. और लेक्चर में पढ़ते चलो, उसको बाय हार्ट करते चलो, उसका थियरी भी याद हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भाई लेक्चर हो गया, लेक्चर के एंड में कुछ भी पूछूं, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी पूछूं, आना चाहिए, उस लेवल पे तैयारी होना चाहिए भैया। डन? सर हाँ बोल, क्या हो गया रे बाबू, बोल। सर और एक बार समझाओ ना। और एक बार जरूर जरूर समझाऊंगा। ऐसे क्वांटिटीज जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए कोई और चीज आपको मेजर नहीं करनी पड़ती, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। बट अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कुछ और मेजर करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डिराइव क्वांटिटी है। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई से क्या आप अनम्यूट कर सकते हो, तो तुम बोलोगे हाँ अनम्यूट कर सकते हो, वी कैन अनम्यूट सर, डायरेक्टली माइक दबाया अनम्यूट हो गया, ठीक है। इफ आई से कैन यू टर्न ऑन योर वीडियोस, यस सर, कैमरा पे क्लिक किया वीडियो ऑन हो गया, ठीक है। इफ आई से कैन यू पुट हाई इन द चैट बॉक्स, तुम बोलोगे हाँ सर, इट्स वेरी इजी, पुट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो चीज है, ये जो चीज मैंने तुमको बोला, ये तुम खुद से कर पाए, तुमको किसी के पास जाके परमिशन लेना नहीं पड़ा। तो दिस वाज फंडामेंटल राइट्स, दिस कम अंडर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि कल अपने को स्टडी टूर पे जाना है, वी आर सपोज टू गो टू नेहरू साइंस प्लैनेटेरियम, तो तुम डायरेक्टली हाँ नहीं बोल सकते, तुमको घर पे पूछना पड़ेगा। गेटिंग इट? यू आर सपोज टू गो एंड आस्क फॉर परमिशन, तो तुमको जवाब देने के लिए तुमको किसी और के पास जाना पड़ता है, वहां से परमिशन लेना पड़ता है, फिर जाके तुम जवाब दे सकते हो, है क्या नहीं? एग्जैक्टली इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज भी काम करते हैं। जो क्वांटिटीज को तुम डायरेक्टली मेजर कर सकते हो वो फंडामेंटल कैटेगरी में आ जाता है, और जिनको मेजर करने के लिए तुमको कुछ और चीजें मेजर करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, वो किस में आ जाता है? वो डिराइव्ड में आ जाता है। समझे? पक्का? तो अभी मुझे बताओ, इस दुनिया में तो गाइस इतने सारे क्वांटिटीज हैं, एक लाइन लग गई है क्वांटिटीज की भैया। तो मुझे बताओ, ये इतने सारे क्वांटिटीज में गाइस, ये जो इतने सारे क्वांटिटीज मौजूद है, इनमें आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको फंडामेंटल कितने रहेंगे? जस्ट थ्रो अ नंबर, किसी नंबर बताइए कि कितने फंडामेंटल रहेंगे। 7 गेस नंबर। ओके 7 20 ओके, ऐसे किससे मधुरा परफेक्टली 7 क्यों बोल रही हो, ऐसे परफेक्टली पकड़ रही हो 7 को? सब मैंने पढ़ा है। मैंने सर एक्चुअली आज टेक्स्ट बुक पहले ही पढ़ लिया था सर। वेरी गुड। यस रेणुका, व्हाई डू यू थिंक 10 होगा? ऐसे ही सर मन में आया, इसलिए फेवरेट नंबर है सर, मैं 10 तारीख को पैदा हो गई थी इसलिए ऐसे। लाइकवाइज, गुड गुड। अक्षय क्या बोल रही थी? अक्षय ने कौन सा नंबर बोला था? 20। ठीक है। अब इस दुनिया में मेजरेबल क्वांटिटीज तो बहुत सारे हैं गाइस, बहुत सारे। बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना,
those fundamental quantities are 9. ठीक है, you have got 7 plus 2, that is 9 fundamental quantities in this world. 7 plus 2 क्यों लिखा है थोड़ी देर में समझ में आएगा, but yeah, this is the reality. हमारे पास सिंगल डिजिट में फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सिंगल डिजिट में. बच्चा बोलते हैं इतने सारे क्वांटिटीज और वो सब के सब सिंगल डिजिट में, ऐसे कैसे? तो भाई साहब ऐसे ही है, चलो तुमको दिखा देता हूं. तो दिस आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसके साथ में ये फ्री मिलने वाले 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. तो 7 plus 2, there are total 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, 7 फंडामेंटल कोर फंडामेंटल है एंड 2 सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आते हैं. तो ये ऐसे हैं, ये पूरे के पूरे कंटेंट ऐसे हैं. अब जरा ये क्या है स्टेप बाय स्टेप जरा समझ के लेते हैं इसको, उसके बाद में बात करते हैं. लिखो मत फिलहाल जरा इसको देखो, जरा मैं जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद जिस फॉर्मेट में बोलूंगा ना मैं आपको उस फॉर्मेट में लिखना. ठीक है, पहले थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें से कुछ टर्म्स है ना गाइस हम जानते हैं और कुछ टर्म्स है ना एकदम नया है हमारे लिए, एकदम नया है. तो दोनों को जरा समझ के चलेंगे. तो बेसिकली हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. फंडामेंटल क्वांटिटी, उनका ऐसा यूनिट, देन उनका सिंबल. ये 3 चीज हम याद रखेंगे और ये ऐसे लेवल पे प्रिपेयर करना है ना भाई, बाय हार्ट होना चाहिए आपको. सुपीरियर लेवल पे बाय हार्ट होना चाहिए. इसमें से कोई भी चीज कभी भी कैसे भी कहां से भी पूछा बच्चे को एक्सप्लेन करने का होना चाहिए. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहला वाला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या दिख रहा है गाइस? लेंथ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, इनको छोड़ के दुनिया में जो भी है, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड, उनको डिफाइन करना इज वे इजी. उनको डिफाइन करना इज वेरी इजी, वेरी मतलब very easy man. You can literally define velocity. You can say velocity is what? It is displacement upon time. It is the rate of change of distance. If anyone asks you what is force, so you can say it is a type of push or pull which can create acceleration in a mass. If someone asks what is pressure, you can say pressure is nothing but force per unit area. It's a force acting per unit area in this world. है क्या नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं रे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. ये बहुत सारी चीजों में डिफाइन करना बहुत आसान पड़ता है व्हेन इट्स लाइक अबाउट डिराइव क्वांटिटीज. बट जब फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करने के बाद आता है ना, बैंड बज जाता है. पीपल डोंट फाइंड वर्ड्स बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम लोग चीजों को डिफाइन कर देते हैं, और जब फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करना है तो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है भाई साहब. लाइफ में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मार्क आ जाता है. अब उस क्वेश्चन मार्क से अगर आपको डील करना है तो आपको यहाँ पे वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा पहले. तो चलिए जरा कोशिश करते हैं लेंथ को डिफाइन करने के लिए. यस गाइस, एनीवन फ्रॉम योर साइड वुड लाइक टू डिफाइन? ऐसा कुछ हमको ऑक्सफोर्ड में भेजना नहीं है भाई, जो आपके मन में लग रहा है लेंथ को डिफाइन करने का. यस, शुरू कीजिए. क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस. ये तो सिनोनिम हो गया ना रे. हमको उसको डिफाइन करना कुछ जरा थोड़ा ऐसे कि कुछ बच्चे कभी समझ, एक सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को तुझे समझाना है कि लेंथ क्या होता है, तो कैसे समझाएगा उसको? So the size of something from one end to other. Okay, that's how you would explain to that kid. Okay, तो बच्चा पूछेगा कि साइड क्या होता है, फिर ऐसा बोलेगा बच्चा. How long something is. How long something is. Nice. Anyone else? अरे बोलो शर्मा क्या रहे हो? बोलने से तो समझेगा. A measurement of something from one end to another. Something. Measurement of distance. If you want to summarize in one line, we can say it is nothing but the span between 2 points. Getting it? It is nothing but it is span. Span bola maine. It is span between 2 points.
is nothing but length. Do you agree with this, guys? Obviously, दो पॉइंट्स के बीच में का जो स्पैन है, जो पॉइंट के बीच में का जो बीच में का जो डिस्टेंस है, उसको हम लेंथ करके कहते हैं. और लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, एंड जो सिंबल है वो है स्मॉल m. Moving further, we have mass. Come on, guys. Now, how would you like to define mass? Weight of something. Weight is different. Weight is different and mass is different. Nice. Measurement of amount of matter. Measurement क्या of amount of matter. क्या बात है. Very good, very good. Deven Bagde, one of the finest answers, huh? आज के दिन का तेरा one of the finest answers है ये. Very good. और कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई साहब? Just a second, guys. हाँ जी. बोलिए. It cannot change. It's remain constant everywhere. Okay. It remains constant everywhere. True, very true, very true. But to define mass, it is just concentration of matter inside a body. It is actually the concentration of matter inside a body, which is measured in kilograms. Okay. So kg is how we suffice. Kg is how we represent its symbol. Now comes something which is very important. Okay. How would you like to define time? And बहुत surprising जवाब दे रहे हो भाई साहब तुम लोग. Period. Period. Okay. जिग्नेश क्या बोल रहा है? Movement when something happens. Moment when something happens. Okay. Duration in which all thing happens. Okay. Very nice. Very nice. Very good, स्नेहा. क्या बात है, जिग्नेश, देवेन एंड स्नेहा ने जवाब दिया भाई बढ़िया तरीके से. और कोई? ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भाषा में भी मतलब हिंदी तुम्हारी भाषा में मतलब हिंदी में भी बोल सकते हो. हाँ, हिंदी में भी बोल सकते हो. ठीक है, तो A तुम शुरू हो जाओ. measurable period during which an action takes place. A measurable period. Very good. Very true. Very true. Very good. Ramanan ने भी अच्छा जवाब दिया. ठीक है. It is the continued progress of unit events. Nice. Certain interval of an event. Nice guys. Perfect. Time is basically duration of something. It is event. It's time of an event. Very good. Duration of a period or duration of something is nothing but time. Perfect है ये चीज. Then बाकी की चीजें actually length, mass और time define करने में तकलीफ होता है. बाकी की चीजें बहुत अच्छे से लोग define कर पाते हैं. कर दें. जरा इसको लिखना शुरू कीजिए. आप इसको जरा लिख लीजिए ये पार्ट को. ये द कैपिटल के है, यहाँ पे सिंबल ये जो है ना, ये कैपिटल के है. स्टार्ट राइटिंग इट गाइस. कैसे लिखना है? जैसे दिख रहा है ना स्क्रीन पे वैसे ही लिखो. एज इट इज उठा के लिखो. ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटी नीचे लिस्ट, ऐसा यूनिट लिस्ट, सिंबल. और तुमको बीच में से लाइन बनाने का है, इधर लाइन बनाने का, इधर लाइन बनाने का है. बेझिझक बना सकते हो. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. और ये आप लिख लीजिए तब तक.
हाँ जी, ये हुआ क्या लिख के कि लिख रहे हैं? Yes sir, हो गया. Yes sir, होगा. डन डन डन, ठीक है. तो कहाँ तक डिफाइन किया था भैया हमने? टाइम तक डिफाइन किया था चीजों को. अब आगे, हाँ अब थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे. टेम्परेचर के लिए कोशिश किया जाए. How hot or cold Measurement of hotness and temperature? coldness. हाँ. होशियार हो गए भैया, होशियार हो गए हो. वेरी गुड. इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. एंड गाइस, टेम्परेचर इज अ सेंसरी मेजरमेंट, राइट? एक्चुअली टेम्परेचर इज अ सेंसरी मेजरमेंट ना. यू कैन सेंस टेम्परेचर, है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं अरे बहुत ठंड लग रही है, अरे बहुत गर्म हो रहा है. तो टेम्परेचर इज समथिंग विच वी कैन सेंस. एंड टेम्परेचर को हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है? टेम्परेचर को हम लोग बहुत सारे, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में देखोगे ना, तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट वगैरह में मेजर करते हैं वो लोग. तो टेम्परेचर को बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है. बट जब साइंस की बात आती है, फिजिक्स की बात आती है, तो हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करना प्रीफर करते हैं. वी प्रीफर मेजरिंग इट इन केल्विन. ओके, सो टेम्परेचर का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है केल्विन. एंड केल्विन का कन्वर्जन वगैरह क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा, बट फिलहाल इट इज लाइक दैट. एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई गेस एवरीवन Rate of charged particles. perfectly Of said. charged particles Very inside a nicely conductor done. or stream. क्या Space. बात है. Flow of electric Very nice. electric charge between 2 points. Yes, it is the rate of flow of electric charges. It's a stream of charged particles flowing through a body from a cross-sectional area, and that is how it is defined as electric current, and it is measured in ampere. Then the sixth one is luminous intensity, and luminous intensity. Bye. Mics को जरा ध्यान में रखना, अपने आसपास के लोगों को जरा सावधान रखना. चलिए, luminous intensity guys, ये थोड़ा नया है, तो I would better explain this thing कि luminous intensity का क्या मतलब होता है. ये तुम लोग अभी देखते हो ना, क्रिकेट में देखते हो ना, ये डे एंड नाइट मैच वगैरह चलता है आजकल तो आईपीएल तो बेसिकली ज्यादातर रात में चलता है, ठीक है नहीं? तो दिन में ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद भी नहीं है लोगों को, रात के टाइम में कैसा पसंद भी आता है उनको. तो ये जो बेसिकली रात में खेलते हैं, तो वो बॉल दिखना चाहिए ना, मतलब स्पेसिफिकली. अगर बॉल दिखे नहीं तो मजा नहीं आता है. क्या बोलते हो गाइस? तुम्हारा क्या बोलना है? ठीक है नहीं, दिखना चाहिए ना, मतलब बॉल दिखना चाहिए. तो बॉल रात में दिखने के लिए चांद की रोशनी में खेल सकते हैं लोग खाली? नहीं. इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. देन क्या करना पड़ता है भाई साहब, क्या करना पड़ता है? लाइटिंग लगाना पड़ता है. स्टेडियम में सर मैं गया था लास्ट टाइम. सर स्टेडियम में ना सब बहुत लाइट्स लगे रहते सर, ठीक है? इतने लाइट लगे रहते कि एक प्लेयर का ना 4-5 परछाई दिखता है कि नहीं? और वो लाइट सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना गाइस, तुम जाओगे ना स्टेडियम में, तुमको एहसास ही नहीं होएगा कि रात हो गई. जो दोपहर का टाइम का जो रोशनी रहता है ना, वो रोशनी क्रिएट कर देता है भाई वो पूरे ग्राउंड में. इतना जबरदस्त उसका पावर रहता है. तो जब कभी भी कोई भी चीज बहुत ब्राइट नजर आता है, तो हम लोग उसको कहते हैं लुमिनेसेंस. गेटिंग इट? वी कॉल इट लुमिनेसेंस. लुमिनस मतलब जगमगाना, चमकना, ग्लो होना, ब्राइट. तो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है स्ट्रेंथ. तो बेसिकली लुमिनस इंटेंसिटी इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राइटनेस. तुमको पता है तुम्हारा फ्रंट फ्लैश है क्या? बहुत सारे लोगों के फोन में ना फ्रंट फ्लैश होता है, देखा है आप लोगों ने? और बहुत सारे लोगों के इसमें खाली रियर में फ्लैश होता है. तो आपने देखा रहेगा वो जो रियर वाला फ्लैश रहता है ना गाइस, वो बहुत स्ट्रांग रहता है. रे ये फ्रंट वाला फ्लैश इतना स्ट्रांग रहता है क्या कभी? नहीं ना. No. वो वीवो ओप्पो वालों ने तो उनको नाम भी दिया, ऐसा मूनलाइट फ्लैश, ऐसे सब भी नाम तुमने सुना रहेगा. उसको मूनलाइट फ्लैश वगैरह करके बोलते हैं. ये ऐसा मूनलाइट फ्लैश क्यों नाम दिया? क्योंकि रात के 12 मतलब जैसे कि रात के 12 बजे आसमान में तुम देखते हो तो तुम कैसे चांद तारे नजर आते हैं. एंड यू कैन लिटरली स्टेयर एट द मून फॉर लाइक minutes and for even for hours you can stare at the moon. It would not cause any harm to you, but yes, it is very sure that you can stare at the moon for long duration of time without watering your eyes. But is it possible by 12
noon in the afternoon? To watch No. sun No. the same way No, you no. were admiring moon? No. है क्या नहीं? पर जिस तरीके से चांद को देख रहे थे रात को, उस तरीके से हम सूरज को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं देख सकते भाई। उसको 10 सेकंड देखेंगे ना अगर खाली सन को, उसके बाद में जिधर भी देखेंगे तो सन 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 नजर आता है। किया है कि नहीं? कभी बचपन में किया है भाई ऐसे सब हरकत? किया है? Yeah. है कि नहीं? अभी भी करते ऐसे हैं। हम सन को देखते रहते हैं, पानी वानी हो जाता है आंख में, फिर उसके बाद जिधर भी ऐसे देख के आंख बंद चालू करेंगे तो सन सन ही नजर आते रहते हैं भाई सब। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटेंसिटी, Luminous intensity. सन का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए तुम देखोगे बैक फ्लैश का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको वाइड रेंज कवर करने का रहता है। फ्रंट फ्लैश को उतना, फ्रंट फ्लैश को मालूम है इंसान ने हाथ में पकड़ा रहेगा तो उसका हाथ का डिस्टेंस कम ही है, तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करना है। प्लस फ्रंट में अगर इतना पावरफुल फ्लैश लगाएगा तो लोगों के सेल्फीज आंख बंद करके आएंगे भाई साहब। गेटिंग इट? जब सेल्फी लेंगे तो ऐसा आंख बंद करके सेल्फी आएगा, तो क्या मतलब सेल्फी लेके? गेटिंग द पॉइंट? इसलिए हम लोगों ने उसका इंटेंसिटी इतना कम रखा कि चेहरा नजर आ जाए, एट द सेम टाइम आंखें भी बंद ना हो। तो ये सब एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। जब हम उसको इंजीनियरिंग करते हैं तो उसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई इतना ही इंटेंसिटी का लाइट आना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। लिफ्ट में जाते हो, अब लिफ्ट में जाते हो गाइस, तो लिफ्ट में तो कैसे लिखा रहता है 550 kg, 1000 kg। देखा है कभी? ऑब्जर्व किया है लिफ्ट में? नहीं। Yes. 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 तो वो लिफ्ट में क्या बता रहे हो कि इतना ही केजी, तो वो मेजर्ड वैल्यू है। वैसे हमारे फ्लैश का भी फिक्स्ड वैल्यू रहता है, 25 कैंडेला, 60 कैंडेला, 22 कैंडेला। अंपायर लोग भी ना डिसाइडेड रहता है कि अगर 125 कैंडेला का इंटेंसिटी रहेगा तो मैच चलेगा, 125 का 124 भी हो गया मैच बंद कर देंगे। क्यों? बॉल दिखाई नहीं देगा। तो काफी पहले लाइक इन दी 2010 बहुत सारे मैच जो है ना ऐसे ड्रॉ कर दिए जाते थे, ड्रॉ, या बहुत सारे मैचेस को ऐसे डिले कर देते थे, कैंसिल कर देते थे, और ऐसा लिख के आता था नेक्स्ट दिन पेपर में हेडलाइन, ड्यू टू बैड लाइट्स मैच वाज डिलेड। गेटिंग इट? तो वो बैड लाइट्स क्यों होता था? बिकॉज कैसे समझ में आता था बैड लाइट है? इंटेंसिटी मेजर करके देखते थे। दे यूज्ड टू गेट दैट मीटर इनसाइड द ग्राउंड एंड दे यूज्ड टू चेक द ब्राइटनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड इफ इट वाज नॉट सफिशिएंट दे यूज्ड टू डिस्कार्ड इट. And that's how the things were working out for years and years. But now today in the world of LEDs and halogens, we don't face that type of problem. But yeah, even in headlights, government का rule है कि भाई साहब आपको कुछ ऐसे इंटेंसिटी के लाइट्स यूज करने हैं जो सामने वाले को तकलीफ ना दे, है क्या नहीं? तो इंडिया में जरा वो कॉन्सेप्ट है ना अपना, इधर अपर डिपर वाला सुना रहेगा ना तुमने, सारे अपर दे, अरे डिपर दे, हाई बीम, लो बीम, तो all those bulbs have some intensity which is supposed to be calculated. All those intensities are measured, calculated in candela. So CD is the symbol for it. And जो 7th वाला है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो हमारा पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको हमेशा देखने मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में मेजर करते हैं। अब तुम बोलोगे सर कब मेजर किया था ये, सर ये कहाँ से आया हुआ चीज है? सर जरा इसके बारे में जानकारी दे दो। तो सुनो जरा, ये वाटर को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? H2O. H2O. वाटर मतलब H2O है, ठीक है? मतलब ऐसे एक H और एक और H और उसके साथ ऑक्सीजन। So we can say there are 2 moles of hydrogen with 1 mole of oxygen. बात समझ रहे हो guys? बात समझ में आ रही है? करेंगे there are 2 Yes. moles, मतलब दो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? 2 moles of hydrogen combines with 1 mole of oxygen to give 1 mole of water. तो ये ऐसे, ये वो कुछ एवोगैड्रो नंबर के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी? Yes, sir. ये क्या है रे वो नंबर? क्या नंबर है वो? अरे वो क्या नंबर है बोलो ना जरा। 6.022 into वो 10 नंबर है raised 6.022 into 10 raised to 23. है क्या नहीं? वो एक्चुअली मैं आपको स्कूल में ऐसे लंबा छोटा नंबर देता था, 6.0221407 6 into 10 raised to 23। फिर वो टीचर बोलते एक काम कर, इतना बैठ मत कर,
सीधा सिंपली उसको 6.022 into 10⁻23 याद रख। लेकिन ये क्या था? What was this? What was this? Size of an atom. Size of an atom या फिर Particle. it was number of particles per mole, है क्या नहीं? एक मोल सब्सटेंस में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे, ये वो भाई साहब ने बताया था। इसलिए उसका नाम आज भी भाई मर के जमाना हो गया है भाई, उनको आज भी उनके नाम पे नंबर चल रहा है यहाँ पे। गेटिंग इट? क्यों? बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड 1 मोल, केमिस्ट्री में 1 मोल इज अ वेरी बेसिक यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। समझ गए? पक्का? लेकिन गाइस एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, ये 7 के साथ फंडामेंटल क्वांटिटी में ये केल्विन का K कैपिटल था और एम्पियर का A कैपिटल था, बराबर कि नहीं? Yes. ये केल्विन का K और एम्पियर का A कैपिटल था, बाकी सब मतलब छोटे लिखे थे ना रे। ऐसा क्यों? कुछ ऑब्जर्व कर पाए खुद से तुम? कुछ खुद से Because ऑब्जर्व they कर are पाए? sensible. बिकॉज दे आर व्हाट? Sensible. अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को तू महसूस कर सकता है करके उसको इज्जत से कैपिटल ए दिया, टेम्परेचर को महसूस कर सकता है इसलिए। एनर्जी Cause their energy सर करंट है और टेम्परेचर में हॉटनेस या कोल्डनेस है। okay, वो उसे इन्वेंट करने वाले का नाम है। कोई और पकड़ पाएगा? ऑब्जर्व स्ट्रांग लगेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग लगेगा भाई सब जरा। टेम्परेचर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, करंट का भी कुछ चेंज। फोर्स है ना, फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है, उसका सिंबल कैपिटल एन है। सर साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए। परफेक्ट, वेरी गुड अक्षय। देखो ना जरा, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, सरनेम है साइंटिस्ट का, एम्पियर साइंटिस्ट का सरनेम है, न्यूटन साइंटिस्ट का सरनेम है। तो जिधर पे भी साइंटिस्ट का सरनेम था, वो सरनेम का सिंबल का पहला लेटर कैपिटल रखा गया है। समझा? आज तक किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम मीटर रखा है? कह रहे मीटर नाम का कोई साइंटिस्ट था क्या आज तक? हाँ, तुम्हारे बच्चे का नाम तुम मीटर रखोगे कभी? नहीं भाई, कभी कौन रखेगा इस सब? करेंगे तो मीटर, इसलिए मीटर यहाँ पे छोटा है में। अगर तुम्हारा कोई बच्चे का नाम मीटर होता तो वो साइंटिस्ट बन गया तो कैपिटल एम लिखना पड़ेगा उसके चक्कर में। समझा? बट ऐसा कोई साइंटिस्ट अभी तक बना नहीं है। करेंगे तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं भाई साहब, करेंगे तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं वो सब, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मीटर स्मॉल m, केजी का स्मॉल k, कैंडेला का स्मॉल c, मोल का भी m स्मॉल ही है। हाँ, लेकिन वो साइंटिस्ट का नाम हो, किसका भी नाम हो, फुल फॉर्म लिखने के टाइम में इट इज ऑलवेज छोटा ओनली। तो ऑल द फुल फॉर्म्स आर रिटन इन लोअर केस, बट जब कभी भी सिंबल का बारी आता है तो सिंबल का पहला लेटर कैपिटल एन है। क्लियर? यहाँ पे देखो ना, न्यूटन में भी देखो ना, सिंबल का पहला लेटर कैपिटल एन है। यहाँ पे भी देखो, एम्पियर का पहला लेटर कैपिटल है। प्रेशर का यूनिट मालूम है तुमको? प्रेशर का यूनिट क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट प्रेशर का यूनिट? सुना है क्या रे कभी? थोड़ा बहुत। नहीं। पास्कल करके होता है, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल में P कैपिटल और A छोटा होता है, समझे? फिर उसके बाद में बहुत है, ऐसे बहुत है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला, जैसा कैपिटल T से लिखा जाता है। ठीक है, फ्लक्स वेबर में मेजर होता है, वेबर में, तो कैपिटल W छोटा भी है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, बताऊंगा आगे जाके, आएगा एक एक करके। फिलहाल खाली यूनिट बताना था, इसलिए जो क्वांटिटीज के यूनिट के ऊपर नाम है, इसलिए मैं उसको लिख के रख रहा हूँ। बताऊंगा आगे जाके प्रेशर कौन है, प्रेशर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, सब बताऊंगा। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, साइंटिस्ट के नाम पे रहेगा फुल फॉर्म लिखते वक्त स्मॉल, और एब्रीविएशन लिखते वक्त, सिंबल लिखते वक्त पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद वाला तू छोटा लिख, कोई गम नहीं। बट साइंटिस्ट को इज्जत, इट्स जस्ट फॉर रेस्पेक्ट। गेटिंग इट? समझ गए? चलो फिर अभी क्या, अभी ये दो क्वांटिटीज, ये तूने लिखा ना टेबल, ये पूरा
प्रॉपरली? Yes, sir. और लिखते वक्त ध्यान से लिखा ना केल्विन का, ये इधर इधर पे Yes, के sir. छोटा, यहाँ पे के छोटा Yes, और sir. यहाँ पे के बड़ा, क्योंकि जनरली इंडिया में अपना छोटा के भी ऐसे दिखता है, बड़ा के भी ऐसे दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। छोटा के शुड लुक लाइक छोटा के एंड कैपिटल के शुड लुक लाइक कैपिटल के। जस्ट मेक श्योर इट हैज सम डिफरेंस। हाँ, बस दैट्स इट। और ये एम में भी होता है भाई, छोटा एम भी ऐसे दिखता है, कैपिटल एम भी ऐसे दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा एम शुड बी लाइक दिस, कैपिटल एम शुड बी लाइक दिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो रे, नहीं तो वो दुकान से 4 लाइन का बुक लेके आओ, समझा? वो 4 लाइन के बुक में लिखना चालू करो घिस घिस के, उसमें डॉटेड में बना के रखा रहता है और डॉट में घुमाते बैठ दो बैठ के। थोड़ा बहुत लॉकडाउन में सीख जाओगे, हैंडराइटिंग में सुधर जाएगा इसी बहाने। चलिए, तो यहाँ पे ये बात पल्ले पड़ गया, अपने दिमाग में फिट हो गया है। अब हाँ, अब 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये जैसा हर बार पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी फ्री में मिलता है, वैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अपने को फ्री में मिले। गेटिंग इट? कौन से 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ फ्री मिले? एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। ठीक है, वन इज प्लेन एंगल एंड द अदर वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब क्या? प्लेन एंगल का मतलब होता है इट्स अ नॉर्मल 2D एंगल, इट्स अ 2 डायमेंशन एंगल। जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, 2 लाइन के बीच में का एंगल 2D एंगल। ठीक है, ये ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, 2 लाइंस के बीच में का एंगल। तो कोई भी 2 डायमेंशनल एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। और शायद से बचपन से लेके अब तक आप लोगों ने उसको रेडियन में मेजर किया रहेगा। नहीं, आप लोगों ने डिग्री में मेजर किया है ना, आप लोगों ने स्कूल में भी उसको डिग्री में मेजर किया, राइट? ठीक है, तो आप लोगों ने आज तक एंगल को डिग्रीज में मेजर किया था, बट आज के बाद यहाँ पे साइंस में उसको रेडियन में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है रेडियन में, कैसे कन्वर्ट करते हैं वगैरह वगैरह सब बताऊंगा, बट फिलहाल दिमाग में फिट करना है कि प्लेन एंगल मतलब रेडियन। देन दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल is actually a 3-dimensional angle. It's a 3D angle. ये जो solid angle है ना भाई साहब, it's a 3D angle. Now, what is this 3D angle? What is solid angle? ये क्या आइटम है, ये कैसे आता है, कहाँ से निकल के आता है? जरा मेरे को एग्जाम्पल लेने दो, एग्जाम्पल लेके समझाने। अभी 2D angle, plane angle means it is simply the angle between the intersection of 1-dimensional objects. Solid angle is a 3-dimensional angle. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, लेट्स से एक सरफेस है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट जो एंगल बनाता है सरफेस के साथ में, गेटिंग इट? ये जो पॉइंट्स जो एंगल बनाते हैं ना यहाँ पे सरफेस के साथ में, उस चीज को, उस पॉइंट, उस सरफेस ने जो पॉइंट के साथ में एंगल बनाया, उसको, उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ये जो एंगल बना ना भैया पे, ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, 3-dimensional एंगल। लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जांपल। ये वाटरमेलन खरीदे कभी, कलिंगड़ खरीदे कभी आप लोगों ने? बहुत बार। ठीक है, बहुत बार सर, बहुत बार सर। मौसम आ गया, एक बार सीजन आ गया तो छोड़ते नहीं हम लोग कलिंगड़ को। ठीक है, तो वो कलिंगड़ खरीदने का मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है? ऐसा बड़ा दिखना चाहिए, हरा होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया है क्या? व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? सर वो ऐसा मतलब ऐसा मार के देखते हैं, ऐसा आवाज आता है ना वो, ऐसा कुछ तो यार पता चल जाता है कि पीका है क्या नहीं। वो नारियल है रे, वो आवाज जैसा मार के आवाज आया, वो नहीं नारियल का कलिंगड़ को भी वैसा ही करते हैं सर, मेरे पापा वैसे ही करते हैं। बाप रे, कलिंगड़ को ऐसा कर रहा है तू? ठीक है, अभी भाई हम लोग तो थोड़े सीधे साधे लोग ठहरे। ठीक है, हम लोग काट के देखते सीधा। ठीक है, काटने के बाद लाल रहेगा तो लेने का, काटने के बाद लाल नहीं तो खरीदने का नहीं। क्या बोलते हो गाइस, तुम लोग कैसे खरीदते हो? व्हाट इज योर क्राइटेरिया? सर आवाज आती है ऐसे मारने पर टप टप करके, टप टप टप। तो तू मतलब ऐसे भारी आवाज आई ना सर तो फिर मतलब कच्चा है अभी भी, और ऐसे एकदम हल्के से आई ना मतलब पीका है। ठीक है, अगली बार तेरे को लेके जाऊंगा कलिंगड़ लेने के टाइम, देवेन बागड़े को मैं उठा के लेके जाऊंगा घर से। चल रहे बाबा, 2-3 कलिंगड़ दिला हम लोग को जरा पक्का पक्का। ठीक है, क्योंकि बेसिकली तुम देखते हो, जाओगे ना वो कलिंगड़ वाले के पास, तो वो कलिंगड़ वाला जो है उसके यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ सैंपल ऐसा कट करके रखा रहता है उसने, और वो ऐसा वो कलिंगड़ कैसा स्पेरिकल रहता है, जैसे चाकू लेके ऐसे खचक 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 4 टुकड़ा करके ऐसा ऐसा बाहर निकलता है वो। और जैसे वो बाहर निकला टुकड़ा, ये जो कलिंगड़ के अंदर का जो दिख रहा है ना एंगल तुमको अभी, कलिंगड़ के अंदर का एंगल, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल बिकॉज इट्स अ 3-dimensional एंगल।
बर्थडे में जब हम लोग केक काटते हैं भाई साहब, तो ये ऐसे ऐसे एक बार चाकू घुमाया, ऐसे एक बार चाकू घुमाया, जो बीच में का वेज शेप निकाला, तो जो एंगल बन गया, अभी कलिंगड़, अभी कलिंगड़ बोल रहा है, बर्थडे में कलिंगड़ नहीं काटते, बर्थडे में अपन केक काटते हैं, ठीक है। अभी जो चाकू से काटने के बाद जो एंगल बन गया भाई साहब केक के अंदर, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। एंड सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, आइसक्रीम खाया है? आइसक्रीम खाया है क्या? हाँ पर कोरोना है सर। हाँ, उसमें कॉर्नेटो, कोरोना नहीं रे, कोरोना नहीं, कॉर्नेटो, गेटिंग इट? उसमें वो कॉर्नेटो में तुम देखते हो नीचे क्या होता है, कॉर्नेटो के एकदम बॉटम में क्या होता है, पॉइंट, गेटिंग इट? और ऊपर क्या होता है, सर्कल। तो जब तुम वो पूरा आइसक्रीम खा जाते हो, तुम उसका कोन भी खा जाते हो, कॉर्नेटो खाने में एक मिस्ट्री रहता है हमेशा, एक एक्साइटमेंट रहता है। किस चीज का एक्साइटमेंट रहता है कॉर्नेटो में हमेशा? अंदर चॉकलेट रहता है Last. लास्ट में एकदम। है क्या नहीं, है क्या नहीं? लास्ट में एकदम बॉटम में चॉकलेट रहता है, और चॉकलेट कैसा रहता है? वो चॉकलेट एकदम सॉलिड एंगल के शेप में रहता है, ठीक है नहीं? तो ये कॉर्नेटो का जो भी आइसक्रीम वाला फेस था, ये अपन खाते हैं, नीचे गिरता है, उसके ऊपर का वो ढक्कन भी निकाल के अकेले में चुपचाप उसको भी चाट चाट के खा जाते हैं अपन, छोड़ते नहीं वो ढक्कन को भी, गेटिंग इट? लेकिन जो ये बॉटम में जो होता है भाई साहब, ये आपका सॉलिड एंगल होता है। वो जो चॉकलेट जिस शेप में होता है, अगर तुम कभी कोन को फोड़ दोगे खाने के बाद, तो जो चॉकलेट जिस शेप में मिलता है आपको, दैट इज बेसिकली सॉलिड एंगल। समझ में आया? पक्का पक्का? यस यस सर। सर। Yes, हाँ? sir. ठीक है। सर तो चलो। फिर वो जो कोन का सरफेस है वो 2D एंगल होगा ना? हाँ, कोन का जो ऊपर का जो सरफेस है, फ्लैट वाला सरफेस, वो 2D है। बट जब उसको पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट किया, तो पॉइंट के साथ में तो उसने क्या बनाया, एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाया ना, तो वो 3 डायमेंशनल जो एंगल है उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे बेसिकली। बर्थडे के टाइम में जो टोपी पहनते हैं अपन, ठीक है, कोन शेप का टोपी, तो वो टोक क्या बना रहा है, एक सॉलिड एंगल ही तो बनाता है हमारे अंदर वो। यस सर। समझ गया क्या रे? पक्का सबको? ठीक है। तो दैट वाज अबाउट फंडामेंटल, एंड दीज आर सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, है क्या नहीं? जैसे कि वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इज सम डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, प्रेशर। चलो, वो स्लाइड लिखा था ना गाइस, सब कुछ लिखा था ना उसमें का? कुछ बच गया क्या उसमें? सॉर्टेड है राइट सब कुछ? सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन, दीज आर 2 न्यू यूनिट्स। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि वो क्या होता है, कहां से आके टपकता है। ओके, तो हाल फिलहाल ये वाला स्लाइड नोट कर लिया जाए, एकदम प्रॉपर। डन? यस सर। यस सर। चलो, तो Yes, भाई sir. साहब ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखा, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अभी जरा क्विकली रिवाइज करते हैं, जो भी हुआ एकदम पटपट रिवाइज करते हैं। लेट्स सी कौन कितना तेजी से जवाब दे पाता है भाई। हाँ, लेट्स हैव अ लुक। एकदम तेज से रट गए। चलो, सबसे पहले हाउ कैन वी क्लासिफाई क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। And derived quantity. हाँ, देखा Fundamental and derived देखा, quantities. जल्दबाजी किया ना। क्वांटिटीज कैन बी Physical, क्लासिफाइड एज non-physical. फिजिकल फिजिकल Physical and एंड non-physical. नॉन फिजिकल। non-physical. हाँ, संभाल के भैया, संभाल के।
एंड इफ आई आस्क हाउ कैन वी क्लासिफाई फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसका क्या जवाब है? क्या Fundamental quantity and derived quantities. फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटीज। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दूध है, पानी है, शक्कर है, ठीक है, चाय पत्ती है। तो ये दूध, पानी, ये सब क्या है रे? दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर, ये सब क्या है? ये सब Ingredients. ये सब फंडामेंटल है। और इनसे मिला के मैंने अगर Fundamental. चाय बनाया, अगर इन सबको मिला के मैंने चाय बनाया, तो चाय क्या हो गया? Derived. quantity. Derived. ठीक है नहीं, मतलब डिराइव क्वांटिटीज आर ऑलवेज मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज खुद से बनते हैं, इसलिए वो बेसिक कहलाए जाते हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक कहलाए जाते हैं। ओके, तो इस दुनिया में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है भाई साहब? 9. 9 plus 2. 7 plus 2 9 है, ठीक है। तो पहले जरा वो 7 के नाम बताइए जरा, 7 के नाम सबसे Length, पहला नाम mass, बोलो। mass, time, एक temperature, सेकंड, electric current. अरे भाई साहब एक सेकंड, मैं समझ गया कि तुमको समझ गया, लेकिन थोड़ा आराम से एक साथ ना। The very first one is length, second one Mass. yes I see, third one time, fourth वाला Temperature. fourth वाला temperature, fifth वाला Electric current. फिफ्थ वाला इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात है, जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से बोल रहे हो। देख के बोल रहे हो क्या रे? देख के बोल रहे हो क्या? हाँ, बिना देख के बोलो रे, बिना देखे। Luminous लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। और उसके बाद लास्ट में amount अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बात है। हाँ, अभी इसका सिंबल, सिंबल, यूनिट नहीं, सिंबल। लेंथ का सिंबल Small m. स्मॉल एम, वेरी गुड। मास का, kg, टाइम का, Second. स्मॉल एस, टेम्परेचर का, Big K. capital K, बिग के। क्या, व्हाट इज बिग के मैन? कैपिटल के, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रिक Capital A. capital A. हाँ, फिर बिगे वाले किधर गए? CD. CD, small CD, और यहाँ पे Mole. MOL, हाँ, समझा? परफेक्ट, ठीक है। ये लेकिन इसका फुल फॉर्म लिखने के टाइम पे हमेशा इट शुड बी स्मॉल कैप्स ना। Small. ये मीटर है क्या नहीं, ये किलोग्राम, ये सेकंड। एक किधर पे भी लास्ट में ना प्लूरल नहीं लगाने का, इट शुड नेवर बी प्लूरल, इट शुड बी ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि सेकंड्स नहीं होता, मिनट्स नहीं होता, किलोग्राम्स नहीं होता, मीटर्स नहीं होता, इट्स ऑलवेज मीटर, इट्स ऑलवेज किलोग्राम, इट्स ऑलवेज सेकंड, ठीक है। तो ये था, क्या था रे? ये कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। ये सीडी मतलब क्या रे? कॉम्पैक्ट डिस्क था क्या था सीडी का मतलब? Candela. था। ये तो खुद ही चिल्ला के बोलता है कि मैं मोल है, ठीक है। ये तुम 9 क्यों बोल रहे? 7 के अलावा और 2 कौन थे फिर? Plane angle and solid angle. angle and solid angle. प्लेन एंगल था और दूसरा वाला था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब कैसे मेजर करने का? Radian. एंगल रेडियन में, सिंबल इज रैड, R. और सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं Radian. रेडियन में। Radian. SR. SR. ये समझा क्या रे कैसे आया ये सब चीज? Yes sir. हाँ, थोड़ा दिमाग में फिट हो रहा है ना सब ऐसे? मतलब ऐसा साइंस मतलब ऐसा अवगढ़ ऐसा लग रहा है क्या बहुत? बिल्कुल नहीं। नहीं ना? No sir. No sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन आगे करके घमंड में नहीं चला जाने का, ऐसे से अहंकार में नहीं आ जाना चाहिए अपने को, ठीक है। वो जो टेक्स्ट बुक दिया है ना भाई तुमको, उसको रीड करना है आपको प्रॉपरली, एकदम प्रॉपरली रीड करना है। और आज जो भी सिखाया है एकदम प्रॉपरली उसको पढ़ के अगले लेक्चर में आना है। क्लियर? लेक्चर का टाइम टेबल वगैरह सबको क्लियर है? Yes sir. हाउ वी आर फंक्शनिंग क्लियर? मंडे से लेके फ्राइडे तक, ओके। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग 11 साइंस, ओके। क्या टाइमिंग है 11 साइंस का? 5 to 6:30 PM, ओके। देन तुम्हारे जीवन में कौन सा दिन आता है?
सैटरडे आता है. सैटरडे इज प्रिपरेशन डे. काय का प्रिपरेशन? संडे का प्रिपरेशन. क्यों? संडे को क्या है? संडे को टेस्ट होता है. संडे मतलब टेस्ट. कौन सा टेस्ट? अभी ये संडे को कौन सा टेस्ट है भाई साहब? हिस्ट्री. ये संडे को तुम्हारा फुल पोर्शन टेस्ट है, FTA हिस्ट्री का. यू हैव फुल पोर्शन टेस्ट ऑफ हिस्ट्री. क्योंकि अभी ये हिस्ट्री, ये सोशल स्टडीज हमारे जीवन में सडनली आ गया भाई, है क्या नहीं? क्योंकि हमने प्रिपरेटरी कोर्स में हमको क्या लगा था, साइंस तक आएगा, इंग्लिश तक आएगा, मैथ्स तक आएगा, तो उसका तो हमने इन एंड आउट कवर कर लिया, कोना कोना पकड़ के ढूंढ के कवर किया. तैयारी भी उसका सॉलिड हो चुका है. अब गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हिस्ट्री, सोशल स्टडीज भी आने वाले हैं, तो ये वीक पूरा हम हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं. संडे को हिस्ट्री का टेस्ट होगा. नेक्स्ट वीक पूरा तुम ज्योग्राफी का तैयारी करना, इन एंड आउट, कौन से दुनिया के कौन से कोने में क्या निकलता है, किधर कौन सा कलर का पत्थर है, सब बाइट करना. और नेक्स्ट संडे को टेस्ट तुम्हारा ज्योग्राफी का होगा. ठीक है. एंड बाय द टाइम CET का डेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एकदम वेलवर्स तरीके से CET का डेट्स भी जब निकल के आ जाएगा, तो वी वुड अगेन कीप a very crash revision session of everything and we would do the same test practice जो हमने लास्ट वेडनेसडे को किया था. ठीक है. काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसमें. There were like literally people above 80-85 marks and I am really proud of those kids who scored about 70. ठीक है. Because it is not that easy to go into 2 years of online coaching and 2 साल ऑनलाइन पढ़ने के बाद इतना बेहतरीन मार्क्स लेके आना. It's all your efforts, huh, guys. It was just like we were just showing you the path. We were just the guiders, but you were the real winners who really scored above 70. And जिनको भी उसके नीचे आया, you're not supposed to give up, huh? The next upcoming test, you're supposed to score anyhow above 70. उस लेवल पे प्रिपरेशन करना. और अगर वो प्रिपरेशन के लिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे कैसे प्रिपेयर करने का, मेरे से हो नहीं रहा है, so we are always available in the office. Morning 9 a.m. to evening 7 p.m. You can come anytime. If you come with appointment, it would be much better. But if you feel कि नहीं मुझे अभी कभी जाके सर से बात करना है, you can come to the office. Sundar sir is always available. The whole team of Sundars is always available for you. Don't feel embarrassed or don't feel shy if you're not getting anything. You're supposed to open up and that's how you would become better. And तुमको भी पता है, that is the only way. And no one else is going to push yourself. You are supposed to push yourself to improve your characteristics. So just be on that note. Okay? ठीक है? तो अगले लेक्चर में आने के टाइम सॉलिड तैयारी के साथ में आना गाइस, पूरा तैयारी करके. सर one more thing. दिनेश सर one more thing. Yes sir. बच्चों लोग ये जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, to crack that MCQ, you need to be very thorough with your textbook. So we would suggest you only one thing: just go through each and every statement of history and geography in the textbook. You don't need to refer your notes. You don't need to refer anything. Just see to it that you आप आराम से बैठ के आज से लेके संडे तक सिर्फ textbook properly पढ़ो, and you will be able to attempt the entire MCQs of history and geography. Getting it? Because you don't need to remember filling the blanks of brief answers or one sentence answer or anything. You just need to go through the textbook, and that will make you prepare for your social studies. Keep that thing in mind. And particularly for English, we will be having some special English sessions for this, and we will see to it that English MCQs have been solved very nicely for you. Okay? तो बाकी तो सर ने आपको properly समझाया हुआ है. Now we are just riding on the wagon of 11th science. So just we will sail through easily. So be with us. Stay home. Stay blessed.